Hello guys, good morning to all of you. This is Michael Raj here and now we are going to get discuss about the speed of transverse wave and longitudinal wave. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन ने क्या सूत्र दिए इसके बारे में। तो देखिएगा, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। देखिएगा, तो न्यूटन के अनुसार माना, और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अनुप्रस्थ तरंगें कैसे तनी हुई डोरी पर संचलित होती हैं, जल पृष्ठ यानी जल सतह पर संचलित होती हैं। तो हमने कोई तनी हुई डोरी लिया, जैसे ए बी है, ठीक है ना। माना डोरी का द्रव्यमान कैपिटल एम व लंबाई एल है, ठीक है ना, तथा तनाव बल T है, ये है। तो जब इस डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें संचलित होती हैं तो ये इस तरीके से ऐसे हो, तो ये स्थिति जो बनती है नोड की होती है, ये नोड की होती है और ये एंटी नोड की होती है। तो अगर आपको लिखना भी है तो देखिएगा, नोड से नोड तक की दूरी λ/2 होती है, यानी जो हमने लंबाई मानी थी वो λ/2 के इक्वल लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो माना न्यूटन के अनुसार कोई तनी हुई डोरी AB जिसका द्रव्यमान कैपिटल M या वह लंबाई कैपिटल L है तथा इस पर तनाव बल T है, तो इस पर संचरित होने वाली अनुप्रस्थ तरंगों की चाल V प्रोपोर्शनल T एंड M, जहाँ स्मॉल m क्या है, m/L अर्थात एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो जब इसको सॉल्व करते हैं विमीय रूप से तो v k T⁴ A और m⁴ B इस तरीके से। तो जहां अगर हम विमा रखेंगे तो v की विमा Lt-1, T की विमा तनाव बल है mLt-2, ये तनाव बल है, आप दर्शा दीजिए ऐसे तनाव ये, और स्मॉल m की विमा हो जाएगी mL-1 क्योंकि ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो v ये आ जाएगा T⁴ 1/2 और स्मॉल m के पावर -1/2, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व किया गया तो v √T/m ये आएगा अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए सूत्र। तो देखते हैं हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि v √T/m, जहां m क्या होता है, तार था, ये तार बेलनाकार है, तो आयतन πr² L इंटू घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, d है घनत्व। तो हम इससे स्मॉल m बनाए तो m/L एक तरफ कर दें तो πr²d, और इसको हमने क्या माना है, स्मॉल m, अतः स्मॉल m हो जाएगा πr²d। तो v √T/πr²d, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। यहीं पर हम थोड़ी बात और डिस्कस करेंगे। अगर हम आवृत्ति निकालना चाहें तो देखिएगा n v n लैम्डा होता है, n लैम्डा, तो n हो जाएगा v/λ, जहां v का मान हमने क्या देखा, T/m है या √T/πr² लिखते हैं, तथा L की जो वैल्यू थी λ/2 थी, तो λ = 2L हो जाएगा। तो इसमें अगर रखें समीकरण 1 से तो n = 1/2L लैम्डा की जगह और v की जगह √T/m या 1/2L √T/πr²d, ये आ जाएंगे आवृत्ति के लिए सूत्र। तो इससे अब हम एक चीज ये निकालते हैं कि द्रव्यमान का नियम क्या होता है,
तनाव का नियम क्या होता है, तो देखिएगा तनाव नियम, यानी तनाव नियम क्या है, n प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, ठीक है ना, यानी आवृत्ति तनाव के वर्गमूल के समानुपाती है। द्रव्यमान नियम निकालेगा, तो द्रव्यमान एकांक लंबाई के द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान नियम बोलते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m अंडर रूट, ठीक है ना। लंबाई नियम क्या है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल l। अब देखिएगा त्रिज्या नियम, घनत्व नियम, ये भी निकाल लें तो त्रिज्या नियम तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर है तो r बाहर आ जाएगा, और घनत्व नियम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल d, घनत्व नियम n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अंडर रूट d। तो ये सारे नियम इसी से अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के सूत्र से ही निकाल आते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र। तो देखिएगा न्यूटन ने बताया कि यदि माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E, यानी प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E तथा घनत्व स्मॉल d है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल होगी वो v प्रोपोर्शनल e पावर a एंड d पावर b, या v इक्वल टू k e पावर a d पावर b। और जब इसको बीमी विधि से हल किया तो v का मान आ गया अंडर रूट e अपॉन d। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र निकाला न्यूटन ने, ठीक है ना। यदि माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E और घनत्व स्मॉल d है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d होगा। तो ठोसों के लिए E का मान हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर, अतः v का मान आ जाएगा अंडर रूट y अपॉन d। द्रवों के लिए E का मान आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा, तो v का मान अंडर रूट b अपॉन d। और गैसों के लिए E बराबर ET होगा, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन ने यहाँ बताया था कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो ताप नियत रहता है, और जब ताप नियत रहता है तो प्रत्यास्थता गुणांक समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ET अपॉन D या अंडर रूट P अपॉन D था, जो कि गलत था, ठीक है ना। ये चीज असत्य पाई गई, जिसको लाप्लास ने संशोधित भी किया। उन्होंने बताया कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो ताप नियत नहीं रहता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि गैसों में न्यूटन के अनुसार ये बताया गया कि ताप नियत रहता है, जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो ताप नियत रहता है। तो जब ताप नियत होगा तो प्रत्यास्थता गुणांक समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा, ET बराबर P। तो v का मान P अपॉन D अंडर रूट हो जाएगा, जो कि असत्य था, जिसका संशोधन लाप्लास ने किया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लाप्लास का संशोधन। तो ये क्या था लाप्लास का संशोधन? तो लाप्लास ने बताया कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो ताप नियत नहीं रहता, लेकिन वातावरण और उस निकाय में से, वस्तु में से ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। देखिएगा किस तरीके से कि जैसे ये स्प्रिंग है, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो ये बताया कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं तो
संपीड़न व विरलन के समय ताप गिरता है, मतलब कभी गिरता है कभी ऊपर उठता है, अर्थात ताप नियत नहीं रहता। अर्थात ये बताया कि लाप्लास ने बताया कि जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं तो संपीड़न के समय कुछ ताप बढ़ता है और विरलन के समय कुछ ताप गिरता है, अर्थात ताप नियत नहीं रहता। ताप बढ़ता है ताप घटता है, अतः ताप नियत नहीं रहता। और ताप नियत नहीं रहता, लेकिन और क्या होता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि ना ही संपीड़न के समय कुछ ऊष्मा माध्यम में जा पाती है और ना ही माध्यम से विरलन के समय कुछ ऊष्मा ली जाती है। अर्थात यहाँ की जो ऊष्मा होगी आगे ले ली जाएगी, यहाँ की जो ऊष्मा होगी वहाँ आगे चली जाएगी। अर्थात इस माध्यम से माध्यम में और इस वस्तु के बीच में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, किंतु वस्तु व माध्यम के बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो कैसी स्थिति बनेगी, अतः रुद्धोष्म दशा प्राप्त होगी, रुद्धोष्म स्थिति बने। ध्यान दीजिएगा, ये लाप्लास का संशोधन था। तो देखिएगा कि लाप्लास के अनुसार जब अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती हैं, ठीक है, तो ये संपीड़न और विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। अर्थात संपीड़न के समय कुछ ताप वृद्धि होती है तो विरलन के समय कुछ ताप घटता है, अर्थात ताप नियत नहीं रहता। किंतु यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि संपीड़न और विरलनों के समय ऊष्मा ना वातावरण में जा पाती है और ना वातावरण से आ पाती है, अर्थात ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, तो रुद्धोष्म स्थिति बनती है। इसलिए अब ये लाप्लास के अनुसार जो प्रत्यास्थता गुणांक था वो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होगा, जिसके और ES का मान क्या था, गामा पी, अतः V इक्वल टू अंडर रूट ES अपॉन D या V इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन D। ये लिख सकते हैं, गामा होता है रुद्धोष्म गुणांक और यह विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के भी बराबर होता है। तो ये थी वास्तव में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल गैसीय माध्यम में। ओके।